अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज के दिन के दो बड़े अहम वाक़यात हैं जिनके ऊपर आज प्रोग्राम में तफसील से बात करनी है, जायज़ा लेना है। एक तो आपने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी साहब वज़ीर आला KP मुंतखब हो चुके, 90 वोट इनको मिले, लेकिन अपोजिशन एतराज़ कर रही है कि इनका इंतखाब दुरुस्त तौर पर नहीं हुआ। पेशावर हाई कोर्ट तक बात चली गई, सलमान अकरम राजा ने दलाइल भी दिए। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी उनका इस्तीफ़ा मंजूर करने से अगर मगर का मुजाहरा कर रहे थे, खुद वो कराची चले गए, वापसी तक वो कह रहे इंतज़ार करें, बुलाऊंगा, तस्दीक करूंगा। तो ये एक बज़ाहिर जो एक स्मूथ प्रोसेस लग रहा था, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे। और जो गुफ्तगू है सुहेल खान आफरीदी साहब की बेइंग द CM जब जैसे वो मुंतखब हुए, वो बड़ी मानी खेज़ है। वो बताती है कि उनका बयानिया क्या होगा, नैरेटिव क्या होगा, और ये भी साबित करती है कि अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया गया, क्या मांग थी वज़ीर आला KP से इमरान खान साहब की PTI की, जिसकी वजह से एक नया CM आया। नए CM के नारे और बयानी के साथ वफाक और दीगर सियासी जमातें और रियासत के साथ चलना कितना मुश्किल होगा, इस पर बात होगी। बिलखुसूस मैं आज बात करना चाहूँगा प्रोग्राम में पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमसाया मुल्क है, मेहमान नवाजी की हर मुश्किल घड़ी में हम साथ रहे। इसके बावजूद जो झड़पें हुई, जिन पे भरपूर जवाब दिया पाकिस्तानी फोर्सेस ने, रात गए, वो तफसीलात आपके सामने आ चुकी हैं। विजुअल्स भी, तमाम वो चौकियाँ, पोस्टें जहाँ पे पाकिस्तानी झंडे लगाए गए, भरपूर जवाब दिया गया। और ये भी वाज़ेह किया गया कि आइंदा अगर KP में या बलूचिस्तान में अफगानिस्तान की हद से कोई दहशतगर्द दाखिल हुए तो अब कार्रवाई की जाएगी अफगानिस्तान के उन इलाकों में जहाँ पे हाइड आउट्स हैं। मसला ये हुआ है कि मुल्ला मुत्तकी जाते हैं भारत के दौरे पर, वहाँ जयशंकर से लेकर दीगर उनके जो अहम ज़िम्मेदारान हैं उनसे मुलाकात करते हैं। एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आती है 10 अक्टूबर 2025 को, इंडिया अफगानिस्तान ज्वाइंट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में जयशंकर, उनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री बड़ा शुक्रगुजार है तालिबान हुकूमत की कि उन्होंने सॉलिडारिटी का मुजाहरा किया। पहलगाम में होने वाले वाक़यात के ऊपर जो इंडिया का मौक़िफ़ है उसकी तौसीक़ कर रहे हैं। हमारा बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान, उसके वज़ीर ख़ारिजा मुल्ला मुत्तकी साहब, यही नहीं बल्कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर की हैसियत है उसके ऊपर भी कुछ ऐसे रिमार्क्स जो कि भारतीय पॉलिसी का अक्कास हैं। तो ये काहे का बरादर इस्लामी मुल्क है कि जो वो ज़ुबान बोल रहा है जो मोदी जी की है, जो जयशंकर की है। यही नहीं, फिर उसके बाद हम देखते हैं किसी ज्वाइंट स्टेटमेंट में, अगर हम समझें कि ये कुर्बतें क्यों हैं, ये वही तालिबान रजीम है जो कभी ग़ज़वा हिंद की नुमाइंदगी करती थी, ये वही तालिबान रजीम है जो ख़ुद को इमाम मेहदी का लश्कर कहा करती थी। आज यही तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान की, ये मोदी का लश्कर ज़्यादा बनती हुई दिखाई दे रही है। बामियान के मुजस्मे गिराए, और जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के सिफारत खाने में, उसके पीछे आप देख सकते हैं कि वही बामियान की तस्वीर जो थी मुजस्मों की, वो लगी हुई थी। ये है जयशंकर और भारतीय जो सिफारतकारी है कि उन्हीं तालिबान को जिन्होंने उनके मुक़द्दस मकामात गिराए उसी साए तले बैठाया। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ 10 अक्टूबर की स्टेटमेंट की, उसमें 3 सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, एक पक्तिका, एक खोस्त और एक पक्तिया। अच्छा, ये तीनों सूबे वज़ीरिस्तान, कुरम और बन्नू के आसपास यानी पाकिस्तानी सरहद के करीब हैं। क्या वजह है कि भारत जो भी ताउन कर रहा है मेडिकल के शोबे में, हॉस्पिटल बनाने के शोबे में, वो इन तीनों सूबों में फोकस किया जा रहा है, बिलखुसूस जो पाकिस्तान के साथ हैं और इन इलाकों के साथ हैं जो वज़ीरिस्तान, कुरम और बन्नू के पास। क्या वजह है इसकी? बाकी क्या अफ़गानिस्तान में सूबे मौजूद नहीं हैं? ये सबसे अहम सवाल। फिर ये कि जो अफ़गान तालिब इल्म हैं उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी सहूलियात। महबूबा मुफ्ती ने कल ये मुनाफिकाना जो चेहरा है भारत का उसको नंगा किया और कहा कि भारत में बसने वाले मुसलमानों के लिए तो स्कॉलरशिप ख़त्म किए जा रहे हैं, उनके मदारिस पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन जिन्हें आप तालिबान कहते थे, जहादी कहते थे, उनके बच्चों को आप खुशामदीद कह रहे हैं। ये थी इनकी ज्वाइंट जो प्रेस रिलीज आई। फिर जब पाक अफ़गान जंग भी हुई, झड़पें हुई, रात गए, उसके बाद भी पाकिस्तान की स्टेटमेंट आई, लेकिन अहम तरीन स्टेटमेंट आती है 12 तारीख को, कल। इसमें हम देखते हैं कि 2 सफ़े की प्रेस रिलीज में लफ्ज़ तालिबान रजीम 4 बार इस्तेमाल किया पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने। यही नहीं बल्कि आखिरी पैराग्राफ में लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि एक दिन अफ़गानिस्तान की आवाम को निजात मिलेगी ग़ुलामी से और दे वुड बी गवर्नड बाय अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कि हकीकी नुमाइंदा हुकूमत उन्हें नसीब होगी। ये बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज है, शिफ्ट है। इसके बावजूद के तनाज़ात बढ़ते जा रहे हैं। अफ़गान TV चैनल तलू वो ये ख़बर भी नशर कर रहा था कि पाकिस्तान कुछ हुकाम जो हैं काबुल आना चाह रहे थे, लेकिन ये सरकार उन्हें इजाज़त नहीं दे रही।
तो कैसे ये मामला आगे बढ़ेगा? सूरत हाल पेचीदा और कशीदा और रंजीदा होती जा रही है। इन पर बात करने के लिए आज मैंने ज़हमत दो इंतहाई एक्सपर्ट तज्ज़िया निगारों को, जनाब इफ्तिखार फिरदौस साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, पाक अफ़गान उमूर पर दिहाइयों से गहरी नज़र रखते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। और साथ हमें ज्वाइन कर लिया जनाब मंसूर अहमद खान साहब ने, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं अफ़गानिस्तान में, सिफारतकारी की दुनिया में कई दिहाइयाँ उन्होंने पाकिस्तान के नाम की। मैं मंसूर साहब आपसे बात करने से पहले ज़रा इफ्तिखार साहब से ताज़ा इत्तलात और ख़बरें ले लूँ ताकि फिर आपकी खिदमत में हम रखें। इफ्तिखार साहब, मैंने मुख्तसर सा अहवाल बयान किया है कि स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं। राइट नाउ अफ़गान गवर्नमेंट तो पाकिस्तान के इंटरनल इशूज़ के ऊपर भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद तबसरा कर रहे हैं, और जैसे कि कश्मीर के ऊपर भी वो जॉइंट स्टेटमेंट दे चुके। पाकिस्तान ने जो स्टेटस चेंज किया इंटरिम गवर्नमेंट का, तालिबान रजीम, तो अब हो क्या रहा है? वेयर एग्जैक्टली पाकिस्तान अफगानिस्तान का मामला खड़ा कहाँ है हुकूमतों की सतह पर? बहुत स्ट्रेंज किस्म का इनका नैरेटिव जो है अब सामने आ रहा है इस एस्केलेशन के बाद, कि ये पाकिस्तान के अंदर जो क्लैश हो रहा है टीएलपी के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं उसको सेक्टेरियन रंग देने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और उसको जो है मसाले के दरमियान में जंग लड़ बढ़ाने की कोशिश जो है कर रहे हैं। दूसरा, जिस तरफ आपने इशारा किया कि तुलू न्यूज ने जो है वो खबर चलाई और उसके बाद जो है वो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की स्टेटमेंट भी आई। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज के ऊपर बात नहीं की, बल्कि ये कहा कि जो डेलीगेशन आना चाहता था बातचीत करने के लिए, उनकी वीजाज भी जो है वो नहीं दिए। और दूसरा ये कि हम किसी डेलीगेशन से मिलेंगे नहीं, बल्कि ये कहा कि डेलीगेशन की मीटिंग हमने जो है वो कैंसिल करा दी। इसके अलावा जो मुत्तकी साहब ने जो मीटिंग्स की और बातें की, जो कल के हवाले से अगर हम बात करें, जो उनके स्टेटमेंट्स जो है वो आए हैं, एक तो उन्होंने ताजमहल जो है वो जाना था एंड ही कट दैट ट्रिप शॉर्ट सिर्फ प्रेस टॉक करने के लिए। और फिर चूंकि उधर जो है वो एक मसला बना हुआ था कि उन्होंने खवातीन को अलाउ नहीं किया, तो फिर ऑप्टिक्स के लिए जो है वो खवातीन को आगे बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की। लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ चीजें हैं, आपने कुछ चीजों का तो जिक्र किया, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मुझे नजर आई, एक तो जो प्रॉब्लम एक्नॉलेजमेंट है वो नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो है, अफगानिस्तान के अंदर जो हमारे पास ये लोग कह रहे हैं कि जो टीटीपी है वो बेसिकली कोई ऐसे कोई ग्रुप है ही नहीं, बल्कि ये वो लोग हैं जो कबायली अजला से ऑपरेशन के बाद हमारे पास आ गए और हम उनको रेफ्यूजीज की नजर से जो है देखते हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि चूंकि ये सारे वाकयात जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई 1000 किलोमीटर अंदर हो रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप वहां पर कार्रवाइयां करके जो है फिर वापस अफगानिस्तान की तरफ आए। तो जो उनका एक आर्ग्यूमेंट था उसमें एक चीज तो क्लियर है कि वो प्रॉब्लम एक्नॉलेज नहीं कर रहे, और प्रॉब्लम की एक्नॉलेज ना करने का मकसद ये है, जो आगे नजर आता है, कि ये हमारा जो प्रॉब्लम है और इंटरनल सिक्योरिटी का और एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, वो न्यू नॉर्मल है। जब तक इसमें कोई एक्सटर्नल मुदाखलत जो है हम नहीं देखते, और एक्सटर्नल मुदाखलत का मेरा मतलब ये है कि वो पावर्स जिसने तालिबान की हुकूमत को फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली और इवन स्ट्रेटेजिकली जिंदा रखा हुआ है, जब तक वो उनको सपोर्ट करते रहेंगे तो ये इशू यहाँ पे बनता रहेगा। और ये ईस्ट और वेस्ट तो अलग बात है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर की उसे बात से जो एक डिस्कोर्स जो है वो चलती हुई आ रही है कि ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर है। मेरे ख्याल में जब हम वो सारे चेस की गिटियां जो है वो बोर्ड के ऊपर जो है वो डालते हैं, तो उसमें जो एक नया फ्रंट जो है इंडिया खोलना चाहता है वो गिलगित बल्तिस्तान का है, जो वाखान कॉरिडोर से मुतसिल है। यहाँ पर जो है वो नया फ्लैश पॉइंट जो है वो बनाना चाहता है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल एक ग्रिम सिनारियो है, जिसमें मुझे तो नहीं लगता कि बातचीत अब शुरू कहाँ से होगी। होनी चाहिए, हम सारे इस सोच के कायल हैं कि बातचीत के जरिए मसाइल जो है वो हल होना चाहिए, लेकिन दूसरा फरीक जो है वो मसाइल को एक्नॉलेज नहीं कर रहा, कहता है कि कोई टीटीपी नहीं है और हम कोई भी काम एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ठीक। मंसूर साहब, आपने ताज़ा सूरत हाल देख ली है सर, अब आप फरमाइए, लफ्ज़ जो तालिबान कन्वर्ट हुआ इंटरिम गवर्नमेंट की निस्बत 4 बार स्टेटमेंट में और फिर आखिरी पैराग्राफ में जो बात की, इससे मुराद क्या है? क्या पाकिस्तान ने ऑफिशियली ये तस्लीम कर लिया कि ये हुकूमत अवामी नुमाइंदा हुकूमत नहीं है और ये एक रजीम है जो अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है? देखिए, 2022 से 2025 के दरमियान ना, पहले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक टेंशन्स का माहौल था, लेकिन अब जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों में टेंशन से अब एस्केलेशन हो गई है। एस्केलेशन एक्टिव हॉस्टिलिटीज और एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के फेज में है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान चले गए, विच इज अनफॉर्चुनेट। और अब इसीलिए जो दोनों साइड से जो आप मुत्तकी साहब का इंडिया का दौरा बता रहे हैं या हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें जो मैसेजिंग, जो अल्फाज यूज किए जा रहे हैं वो भी एक दूसरे के खिलाफ मैसेजिंग है। मसलन अफगान रजीम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये तो एक फैक्ट है कि अफगान इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो अभी तक उसको रिकग्निशन नहीं का दर्जा नहीं मिला, गो कि उन्होंने रीजनल लेवल पे बतदरीज अपनी एंगेजमेंट में इजाफा किया है। रशिया ने उनको फॉर्मली रिकग्नाइज भी कर लिया है, लेकिन जनरली उनके साथ जो एक लिमिटेड एंगेजमेंट है कंट्रीज की, और अभी तक उनका फाइनेंशियल सिस्टम या इकोनॉमी ओपन नहीं हुई है, तो इसलिए उनको अफगान रेजीम का नाम दिया गया। और जब तक वो रिकग्नाइज नहीं हो जाते, यूएन में उनकी सीट नहीं हो जाती, वो अफगान रेजीम कहा जा सकता है टेक्निकली उन्हें। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस किस्म की लैंग्वेज पे आना या इस किस्म की मैसेजिंग पे आना, इसका मतलब है कि डिफरेंसेस जो हैं वो और ज्यादा शदीद हो गए हैं। और जो पाकिस्तान के लिए दो मसाइल हैं, पाकिस्तान के लिए एक तो टेररिज्म का मसला है, जो इमीडिएट मसला है कि टेररिज्म पाकिस्तान में इतना ज्यादा हो गया है कि, और खासतौर पे खैबर पख्तूनख्वा के उन इलाकों में जो अफगानिस्तान से मुल्का हैं, कि पाकिस्तान उसको किसी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकता। और दूसरी चीज ये है कि ओवरऑल रिलेशनशिप आपकी अफगानिस्तान के साथ इतनी डिट्रैक होती जा रही है कि उसमें आपने जो को गैप्स नजर आ रहे हैं। अब जो 2001 से लेकर 2021 तक जो यूएस और नेटो की प्रेजेंस थी, उसमें जो इंडिया के साथ अफगानिस्तान की इक्वेशन थी, अगर चीजें उस तरफ चली जाती हैं तो पाकिस्तान के लिए फिर एक टू फ्रंटल सिचुएशन डेवलप हो जाती है, जो पहले भी थी। पाकिस्तान एक तरफ से ईस्टर्न फ्रंट पे इंडिया की तरफ से खतरात थे, और इधर वेस्टर्न फ्रंट पे इंडिया की, आपने अभी मेंशन किया अपने इब्तदाइये में कि इंडिया की जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट एक्टिविटीज और दीगर एक्टिविटीज जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर से मुल्का इलाकों जी बिल्कुल। उनके कॉन्सुलेट्स हैं, तो एक जलालाबाद में कॉन्सुलेट है और एक कॉन्सुलेट कंधार में जो पाकिस्तान से बॉर्डरिंग है। दो दूसरे के कॉन्सुलेट जो हिरात और मजार शरीफ में, तो वो जरा नॉर्थ की तरफ है। लेकिन ये जो दोनों कॉन्सुलेट्स हैं, इनके जरिए बहुत ज्यादा वो उन 20 सालों के दौरान पाकिस्तान को बड़े कंसर्न रहे, पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस रहे कि इंडिया और जो अफगान इंटेलिजेंस थी उनके दरमियान बहुत क्लोज कोऑपरेशन था। तो अब जो ये स्टेटमेंट्स हैं जो दोनों साइडों से एमिनेट हो रही हैं, ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल की, मैं तो खासा परेशान हूँ उसके ऊपर, क्योंकि ये सिचुएशन आइडियल नहीं है, ना पाकिस्तान के लिए ना अफगानिस्तान के लिए, लेकिन खासतौर पर पाकिस्तान के लिए अगेन बैक टू उसी सिचुएशन में जाना। और ये मुझे भी काबुल से या अपने सोर्सेज से अंदाजा हुआ है कि जो डी एस्केलेशन की तरफ जाना और डी एस्केलेशन से फिर डायलॉग की तरफ जाना, दोबारा रिवाइवल ऑफ डायलॉग, उधर से अफगानिस्तान की साइड से कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस की इंडिकेशन नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन तो नहीं है कि हमने कोई रिक्वेस्ट की थी और वीजा के लिए कहा गया था। लेकिन ये इंडिकेशंस कई सोर्सेज से हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से एनकरेज नहीं किया जा रहा। कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जहां तक ये इस एफर्ट की आप जिक्र कर रहे हैं, प्रोबेबली ये पहले से ही प्लान्ड कोई एफर्ट का हिस्सा था कि किसी डेलीगेशन ने जाना था। इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि अभी झड़पें हुई तो उसके बाद शायद जाना था। मामूल के मुताबिक प्रोबेबली जो मेरी इत्तलात हैं, कोई प्लान था जिसको उन्होंने जी उसके ऊपर वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं हम नहीं चाहते। अब इफ्तिखार साहब, ये कतर और सऊदी अरब का फ़ोन उसको एक्नॉलेज किया तालिबान की हुकूमत ने और कहा कि हम अब दोबारा हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान दिन भर जवाब देता रहा, फिर रात के तक। तो अब दोहा एग्रीमेंट भी जिस तरह हुआ, जिसमें उनकी पहली शिक थी कि अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, क्या कतर, सऊदी अरब, चाइना या अमेरिका, इनके ज़रिए को किरदार अदा हो सकता है? और किस बिहाफ पे तालिबान इस हद तक जा चुके हैं? महज इंडिया की आशीर्वाद या कुछ और? देखिए, मुझे तो ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लार्जर रीजनल डायनामिक्स जो है वो देखें तो उसमें अफगान तालिबान, एक तो जामी जो हिस्ट्री जो है वो बताई सर ने, मैं उसे जो है वो इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि उसमें स्पेस थी
कि हम इसको इस तरह खेलते, ये सारे जो भी सिचुएशन बनी है कि उसको बेहतर तरीके से जो है वो हैंडल किया जा सकता था ओवर द इयर्स। अब वो नहीं हुआ तो जो सिचुएशन है दूसरी साइड से भी उसमें कोई प्यार मोहब्बत जो है वो नहीं दिखाई गई, उस साइड से भी जो है वो क्लियरली एंटागनिज्म ही जो है वो मिल रहा था। लेकिन जो सिचुएशन इस टाइम पर अब जहां पर हम खड़े हैं यहाँ से जो है वो क्या करना चाहिए, और जिस तरह आपका सवाल है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सऊदी अरब, कतर या यूनाइटेड स्टेट्स और इवन चाइना, वो क्या कर सकते हैं। जो जिस तरह ये ब्लॉक्स बनते हुए नजर आ रहे हैं इस टाइम पर, जो एक ब्लॉक जिसमें अफगानिस्तान जो है वो जा रहा है, उसमें क्लियरली उसमें ये साइंस हैं कि जो रशियन और इंडियन ब्लॉक है उसमें जो है अफगानिस्तान वो ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये तो हमारे जो इंटरलोक्यूटर्स हैं चाइनीज की तरफ से वो बहुत वाजे है कि चाइना जो है वो इससे ज्यादा कोई खुश। और हमने रिएक्शन देखा कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बात की बगराम के हवाले से, उसमें भी जो बात आगे गई और जो अमेरिकन के खिलाफ जो बातें की गई अफगानिस्तान की तरफ से, मेरे मेरे ख्याल में वो भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको इस टाइम पर वो नहीं छेड़ना चाहेंगे। वो ऑब्वियसली अमेरिकन के साथ ट्रेड और उनसे फायदा और बाकी सारी चीजें तो लेना चाहते हैं, लेकिन किसी किस्म का ऐसा रिलेशनशिप जो है वो नहीं रखना चाहते जिसमें वो मिलिटरीली जो है वो इन्वॉल्व हो। वो उन्होंने बहुत क्लियरली जो है वो स्टेट कर दिए। लेकिन जो जयशंकर साहब ने बात की और जो वहां पर बात हुई उसमें दो तीन चीजें आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एट दिस प्लेटफॉर्म। क्योंकि आपने बात की कि वो ममालिक कोई काम कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली वहां पर कोई रिलीजियस लिंकेजेस भी हैं, उनका ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है अफगानिस्तान के साथ। और कतर ऑब्वियसली जहां पर मुज़ाकरात हुई उनका काफी होल्ड है, अभी भी जितनी इंटरमीडिएशन होती है बिटवीन अमेरिकन और तालिबान तो सब के सब कतर के हवाले से ही होती है। उनका एक रोल है, लेकिन किस दर्जे तक है, क्योंकि मेरे ख्याल में इंडिया और अफगानिस्तान जो है उनका फोकस जो है वो टैक्टिकल है, वो स्ट्रेटेजिक नहीं है। और इंडिया को फायदा है उस सारे रिलेशनशिप से। आज आप जितने भी इंडियन न्यूज़पेपर्स या जो उनके स्टेट लिंक जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसमें बहुत क्लियरली वो चीजें जो है वो दिखा रहे हैं। और मैं कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं हूं, लेकिन अगर एक डेकेड पहले अजीत डोवल का थिंक टैंक, जो अगर मैं मिस्टेकन ना हूं, इट्स नेम इज VIF या VIH, आई कीप ऑन फॉरगेटिंग दैट, वहां पर उन्होंने खड़े होकर एक बात की और उस बात के अंदर उन्होंने ये कहा कि दो चीजें, नंबर वन इज के अफगान तालिबान या तालिबान इन जनरल, उनका जो अकीदतन जो एहतरामन जिस मदारिस को वो देखते हैं वो देवबंद है। बिल्कुल वहां तो हम क्यों नहीं देवबंद को इस्तेमाल कर सकते? दैट्स द फर्स्ट पार्ट। और उसी के अंदर उन्होंने बात की जो पाकिस्तान के तोड़ने के हवाले से बात की है, तकरीबन कोई 14 साल पहले की बात है कि उन्होंने उस थिंक टैंक में जो है वो सारी गुफ्तगू की। आज अगर मुत्तकी साहब उसी थिंक टैंक के अंदर खड़े होकर जो है वो किताब मौसूल कर रहे हैं जो एक पश्तूनों की डिस्प्यूटेड हिस्ट्री के हवाले से है, और ये कह रहे हैं कि जो अटक तक का एरिया है वो ऑब्वियसली उस पर अफगान तालिबान या अफगानिस्तान की हुकूमत का हिस्सा है, पहले वो किताब पेश की जाती है और फिर उनको देवबंद जो है वो ले जाया जाता है। अब देवबंद की एक अपनी हिस्ट्री है रिसेंट टाइम्स, 2014 से लेकर अभी तक देवबंद जो है वो बीजेपी के सपोर्टर्स है। एग्जैक्टली। अगर ये सारी चीजें सामने आ रही हैं और अब जो हमें रिलीजियस क्लास के अंदर से अफगानिस्तान के अंदर से बात सुन के आ रहे हैं, उसमें ये बात भी की जा रही है कि कंदाहार को जो उनके फतवे के हवाले से जो बात है का जो डिपार्टमेंट है वो एक्सेस जो है वो दी जाएगी। तो आपकी जो मुल्क का एक पूरा बयानिया बनाया गया जिसमें अल्फाज बनाए गए कि फितना अल खवारिज, और जो हमारे स्टेट की नैरेटिव है कि पाकिस्तान के अंदर जंग करना मुसलमान को मुसलमान जो है वो नहीं मार सकता और ये सुसाइड बॉम्बिंग्स हराम है। अगर तो ये फतवे का डिपार्टमेंट कंदाहार शिफ्ट हो जाता है और उस किस्म के लिंकेजेस कायम हो जाते हैं, तो आपका जो रिलीजियस क्लास है उसको डिवाइड करने की भी एक कोशिश की जा रही है। उस पैराए के अंदर जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने TLP के हवाले से जो बात की और GDI जो उनकी जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो किस तरह एक फिरका वाराना बिल्कुल ठीक इफ्तिखार, जरा मंसूर साहब से जरा मैं उनकी ओपिनियन पे ले लूं। मंसूर साहब, ये जो ये कहते हैं जी कि ये तो वो कबायली लोग थे जो ऑपरेशन के दौरान बसे और TTP का तो वजूद ही नहीं है और बाकी रियासतों में क्यों दहशतगर्दी नहीं होती, सिर्फ पाकिस्तान इसकी बात कर रहा है। हम कहते हैं जी हम आपके हाइड आउट्स हैं, नूर वली महसूद और दीगर लोग आपके पास हैं, वो बदले में दाइश और दीगर का इल्ज़ाम लगा देते हैं और कारज़ई दौर में भी कुछ ऐसे देखने को सुनने को मिलता था। ये इसमें मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा पहले से जो जब टेक ओवर हुआ तालिबान का उससे कुछ पहले से ये कुछ
पावर्स की, जो पाकिस्तान के डिट्रैक्टर्स थी, उनकी प्लानिंग भी थी, क्योंकि ये नजर आ रहा था कि अब यूएस और नेटो की फोर्सेस ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहेंगी, तो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी, जो 2007 से तो पाकिस्तान में थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पाकिस्तान के ऑपरेशंस बढ़े तो इनको एक सिस्टमेटिकली अफगान साइड पे मूव कर दिया गया था हामिद करजई और अशरफ गनी के दौरे हुकूमत के दौरान। अच्छा। और जब तालिबान ने टेक ओवर किया और तालिबान ने तो बकाया जेलों से और कैदी भी रिहा कर दिए, तो वहां पे एक खासी प्रेजेंस मौजूद थी। और 2022 में जब वहां पे एक हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स की इनके साथ टॉक्स हुई थी टीटीपी के साथ, तो ये सारे लोग टीटीपी के जो मेजर कमांडर्स थे वो वहां मौजूद थे, तो उनकी प्रेजेंस तो वहां पे मौजूद है और उनकी प्रेजेंस से कोई इनकार नहीं हो सकता। अब जो इस वक्त जो सिचुएशन आ गई है कि मैंने आपको कहा ना कि हमारे दो मामला बहुत अहम है। एक तो टेररिज्म किसी तरह कम हो और हम टीटीपी और बीएलए और इनके ऊपर किसी तरह गलबा पाएं, जिसके लिए अफगानिस्तान का ताउन जरूरी है। तो उसको हासिल करने के लिए हमें अफगानिस्तान के साथ एक अच्छी बायलैटरल रिलेशनशिप की जरूरत है। उस अच्छी बायलैटरल रिलेशनशिप के बगैर, या अगर वो बायलैटरल रिलेशनशिप खराब होगी, तो फिर इंडिया और दीगर डिट्रैक्टर्स को और मौका मिलेगा अफगानिस्तान के अंदर अपनी स्पेस बढ़ाने का। अभी इफ्तिखार फिरदौस साहब जो मेंशन कर रहे थे, ये बहुत रेलेवेंट पॉइंट है कि ये जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल, इन्होंने विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन जो थिंक टैंक है एक बहुत बड़ा आरएसएस का, उसके फ्लोर पे ये बात कही थी। और वो अब देखिए उन्होंने आज प्रैक्टिकली इस मौके पे साबित कर दिया। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये इस चीज पे जरा ज्यादा सीरियसली तवज्जो देनी होगी कि ठीक है, मिलिट्री ऑप्शन एक ऑप्शन है हमारे पास, जो कि हम अफगानिस्तान के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मिलिटरीली, और हम उसमें टेक्टिकली एक एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन आगे चल के चीजों को एड्रेस करने के लिए आपने जो मेंशन किया था, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि अरब कंट्रीज है, जो कि आजकल हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हैं, जिनमें सऊदी अरब और कतर हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी है, लेकिन लिमिटेड इन्फ्लुएंस है, वो यूज किया जा सकता है। दूसरा, मेरे ख्याल में एक बहुत ज्यादा अच्छी तरह पाकिस्तान यूज कर सकता है इन मामलात को डिफ्यूज करने के लिए और आगे अपने रिलेशंस अफगानिस्तान से बेहतर करने के लिए एससीओ को। एससीओ में रशिया भी है, चाइना भी है, और रशिया और चाइना के पाकिस्तान के साथ भी डीप इंटरेस्ट हैं, और रशिया और चाइना ये भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान अमेरिकन कैंप की तरफ स्लाइड कर जाए। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मामलात को किसी तरह से मुनासिब तरीके से करा दिया जाए, एड्रेस करा दिया जाए, और टेररिज्म और जो एससीओ है उसको यूज किया। फोरम्स जो हैं, अगर उसमें अफगानिस्तान को एससीओ में लेने की बात होती है, तो अफगानिस्तान के लिए भी एक गेन होगी, अफगान हुकूमत के लिए। उस प्लेटफॉर्म को आप समझते हैं यूज किया जा सकता है। मंसूर साहब, आपके कीमती वक्त खास मेरे साथ ही तशरीफ रखिएगा। केपी में आज वज़ीर आला का चुनाव भी, उसके ऊपर बात भी करनी है। एक छोटी सी ब्रेक के नाज़रीन प्रोग्राम में। वेलकम बैक जी। 90 वोट लेने के बाद सुहेल खान आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। एक इनके जो रुकन असम्बली थे, बैरून मुल्क थे, इसलिए वो हाजिर नहीं हो सके। बड़ी दबंग तकरीर उन्होंने की और बताया कि वो किस मौक़िफ़ और बयानी के साथ वज़ीर आला बने हैं। लेकिन जैसे ही उनका इंतखाब होता है, तो उसके बाद देखते हैं हम अपोजिशन जमातों के एहतजाज या उनका एतराज़ कि इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ। उससे पहले गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी एतराज़ उठाते हैं, कभी दस्तखत के ऊपर, कभी वेरिफिकेशन के ऊपर, और ख़ुद चले जाते हैं कराची के दौरे पर कि वापस आके से डील करूँगा। एक ख़बर थी कि शायद इल्तबा का शिकार हो, मज़ीद ताख़िर का शिकार हो, लेकिन हमारी राय ये थी कि ये बर वक्त इंतखाब हो जाएगा, मसाइल उसके बाद पैदा होंगे। इस मामले पर बात करने के लिए इफ्तिखार फिरदौस साहब तो तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर तजिया निगार हैं, लेकिन हमने ज़हमत दी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन जनाब मीना खान आफरीदी साहब को बहुत शुक्रिया जी, आपने ज्वाइन किया। इफ्तिखार साहब, ये कोर्ट कचहरी में भी मामला चला गया, अपोजिशन भी एतराज़ कर रही है, वो तो मैं मीना खान से बात करता हूँ, लेकिन गंडापुर की बजाय सुहेल खान आफरीदी का इंतखाब कैसे बदलेगा सियासी मंजरनामा केपीके का? वफाक को क्या मसाइल होंगे, और क्या सुहेल वो बोझ उठा सकेंगे जो अली अमीन उठाने से कासिर थे?
देखें, जो तहरीक इंसाफ की डिमांड्स थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के हम जो से तहरीक इंसाफ को एनालाइज करते हैं उसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक वो तहरीक इंसाफ है जो पॉलिटिकल फ्रंट है, और एक वो तहरीक इंसाफ है जो इस टाइम गवर्नमेंट में है। फिर अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करें तो वो तहरीक इंसाफ है जो एनए में बैठी हुई है, और फिर वो तहरीक इंसाफ है जो सूबे में जो है वो बैठी हुई है प्रोविंशियल असेंबली में। इनके जो आपस के डिमांड्स, तनाज़ात और उसके सॉल्यूशंस हैं, मेरे ख्याल में वो काफी कॉम्बिनेशन है, और इंटर पार्टी राइवलरी तो है ही, लेकिन विफाक को भी उसे जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। अब जो आपने बात की कि सोहेल साहब को जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बना दिया गया, एक तवक्को थी कि वो उसी तरह की तकरीर करेंगे जिस तरह की उन्होंने आज की। एंड ऑब्वियसली विफाक के अंदर जो है बहुत सारे जो है एंग्जाइटीज जो है वो रेज हो गई होंगी, बल्कि पहले से थी कि जो उनका बयानिया है वो विफाक के साथ दोबारा रीअलाइन होगा, क्योंकि केबी की पॉलिटिक्स को करंटली जो देखा जाता है वो सिक्योरिटी के सिनारियो से देखा जाता है। बिल्कुल ठीक। और आपने कुछ दिन पहले जो है वो DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, जो एक सिंबॉलिक मेजर के तौर पर पेशावर में रखी है। हालांकि मैं और आप भी उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे जो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन पेशावर के अंदर उन्होंने पब्लिकली वो सारी बातें जो है वो की कि अफगानिस्तान को से मदद मांगने की जो है कोई जरूरत नहीं है। सोहेल अफरीदी साहब ने वही सारी बातें दोहराई, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो फौज की बात का जो है वो जवाब दे। ठीक। अब विफाक को प्रॉब्लम्स दो तरीके से होंगी। एक तो ये कि सूबे की जो कॉन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ से TLP और अफगान बॉर्डर और इंडिया का प्रॉब्लम, और फिर इंटरनल कोहेजन का प्रॉब्लम। अगर ये सिचुएशन इसी तरह ही रही और जो गंडापुर साहब और उनकी जो कैबिनेट थी उनसे जो हम बातें सुनते हैं, जो डिमांड्स आ रही थी, अगर वो डिमांड्स अभी भी हैं कि पुलिस वाले दे दिए जाए और विफाक के ऊपर जो है चढ़ाई जो कर दी जाए और कोई बार्गेन बने जिसके अंदर जो है बातचीत हो, जिसमें इमरान खान के रिलीज का कोई सिनारियो बने। अच्छा इफ्तिखार जरा साथ रहिएगा ना, साथ रहिएगा, मजीद भी बात करते हैं। जरा मीना खान अफरीदी साहब को भी कर लें, उनसे बात भी कर लें। जनाब बहुत मुबारक, आपके वज़ीर आला मुंतखब हो गए। हमारी खबर तो यही थी कि प्रोसेस स्मूथली तय पा जाएगा, लेकिन ये अपोजिशन जमातें और पेशावर हाई कोर्ट तक बात क्यों पहुंची है, एतराज़ क्या है, और गवर्नर साहब क्यों गंडापुर साहब के इस्तीफे को नहीं मान रहे, हालांकि वो ट्वीट भी कर चुके, असेंबली में भी आ चुके कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। बहुत शुक्रिया जामी साहब। देखिए गवर्नर साहब जो है उनके इंटेंशंस तो पहले दिन से ही जाहिर हैं। ये बज़ाहिर जो है बड़ा जमहूरियत का राह बिलाते हैं, लेकिन हकीकत में जो है फिर जब ताकतवर हलकों से इनके पास मैसेज आता है तो फिर ये वही पे लेट जाते हैं। पहले दिन जब इनको इस्तीफा भिजवाया गया तो पहले ये कहते थे जी मेरे पास इस्तीफा नहीं आया, मैंने इस्तीफा देखा नहीं है, हैंड रिटन नहीं है। फिर उसके बाद हमने हैंड रिटन, वज़ीर आला साहब ने, अली-अमीन गंडापुर साहब ने हैंड रिटन भिजवाया और कहा कि पहले भी भिजवाया, उसका जिक्र भी उसमें हुआ। फिर उसकी तस्दीक की, फिर कहा कि मैं कोई भी उसके अंदर इबाम निकाल सकता हूँ, और आखिर में तमाम जो इस्तीफा था उसके अंदर उन्होंने दस्तखत का इबाम निकाला कि वो ठीक नहीं है। अब ये भी कोई ऑब्जर्वेशन है कि कोई उसके ऊपर लगा सकता है, जबकि अली-अमीन गंडापुर साहब ने वीडियोस रिकॉर्ड के ऊपर कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं, और आज तो असेंबली फ्लोर पे कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। अपोजिशन जमातें जो हैं वो खान साहब कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। कल तक उन्होंने कागजात ले लिए, कागजात जमा कर दिए, जब थोड़ा प्रेशर इनके ऊपर बढ़ा कि आपने क्या कर दिया, उसके बाद ये आज जो है इन्होंने तकरीर दाग दी और बाइकाट कर दिया। तो बात यह है कि इनसे हजम नहीं हो रहा। ये ऑफ द रिकॉर्ड हमें भी कहते हैं कि प्रोसेस भी ठीक है, होना भी चाहिए। अच्छा आर्टिकल 130 जो है सब क्लास 8 वो। अच्छा मीना साहब ये बड़ी अहम बात आप कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड, आप ये बड़ी अहम बात आप करने लगे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड अपोजिशन रहनुमा आपको कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है, मुताबिक हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। वो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, आपके पास मेजॉरिटी है, और होना तो ये चाहिए कि जो ये बयानात देते रहे वज़ीर आला अली-अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ, जो हमारे अभी साबिका वज़ीर आला हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि गवर्नर साहब जो है आके गेट के ऊपर उसका इस्तकबाल कर दे, 2 मिनट भी उसको ना रोकते। लेकिन चूंकि पीछे से उनके ऊपर प्रेशर है तो वो कहते हैं कि हमारे ऊपर भी प्रेशर है, इसलिए हम कर नहीं पा रहे।
तो मसला जो है इनका नहीं है, मसला कायदे ईवान का भी नहीं है, मसला उनका है जो इनके पीछे इनको पुश कर रहे हैं, इनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी जो कि इमरान खान का इंतखाब है उसको उसके इंतखाब को किसी तरह से मुतनाज़ बनाए या उसको जो है वज़ीर आला ना बनने दे। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बताएं, बड़ी आम फहम सी बात है कि परवेज़ खटक साहब वो भी सूबे के सीएम रहे, मकबूल सियासी जमात तब भी थी पीटीआई, फिर आहिस्ता आहिस्ता मकबूलियत और बढ़ती गई। महमूद खान साहब वो भी आपकी ही क़यादत के इंतखाब थे, फिर अली अमीन गंडापुर साहब वो भी आपकी क़यादत के इंतखाब थे। तो इन तीनों से क्या मुख्तलिफ होगा सुहेल खान अफरीदी में, और माजी के तीनों तजुर्बात क्यों उस तरह से कामयाब नहीं हो सके जिसकी तवक्को थी? देखिए सुहेल अफरीदी जो है वो अब समझते ये हैं, मुझे लगता है कि देखिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जिसको भी नॉमिनेट किया है, अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर उन्होंने एतमाद किया और उन्होंने 18 महीने जो हैं सूबे को चलाया, तहरीक के अंदर उन्होंने अपनी जान डाली और कोशिश किया कि तहरीक चले आगे। बस एक मौके के ऊपर फैसला हुआ कि टीम के अंदर वो तब्दीली करनी है। सुहेल अफरीदी से मेरे ख्याल से ये थोड़े सहमे हुए हैं। सुहेल अफरीदी कोई बला नहीं है कि जिसकी वजह जिससे ये डरे हुए हैं कोई मतलब वो करेंगे। देखिए वो बड़ी राइट और रॉन्ग की बात करता है। वो कहते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चले, आप सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को माने, आप रूल ऑफ लॉ को माने, आप जो आपने इमरान खान को गैर कानूनी तरीके से कैद के अंदर डाला हुआ है, बुशरा बीबी को, उसका जो है एक कानूनी रास्ता निकाले। मतलब ये है कि वो उसके ट्रायल्स नहीं हो रहे, मतलब ये है कि आप अदालतों को 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है आपने झगड़ा हुआ है, वो जो है जो ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं हमारे कबायली इलाका जात में, वो कह रहे हैं कि इसका ये आउट है नहीं। देखिए उसने फिगर्स बताई कि 14,000 आपके जो है छोटे बड़े ऑपरेशन हुए, बड़े आपके 20 ऑपरेशन तकरीबन हुए हैं। उसका पहले हमें डेटा दे, वो बताए तो कि उसमें आपने कितनी कामयाबी मिली है। अगर उसमें कामयाबी मिली है तो उसके ऊपर हम भी फिर बात करते हैं। बिल्कुल ठीक करें। मैं मजीद भी आपसे बात करता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले, अभी गुफ्तगू बाकी है, आपसे मजीद इसी सिलसिले में बात करूंगा। छोटी सी ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। मीना खान अफरीदी साहब बात कर रहे थे और जो अपोजिशन के एतराज़ात हैं उस हवाले से बड़ी अहम उन्होंने बात की कि ये ऑफ द रिकॉर्ड हमें कहते हैं कि मामलात बिल्कुल प्रोसेस के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन इन पर दबाव है इसलिए ये ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। मीना खान साहब, अब ये मामला पेशावर हाई कोर्ट भी गया है, ओथ टेकिंग भी होनी है, उस सिलसिले में अब क्या दिक्कत दरपेश है वज़ीर आला के हलफ को? अगर गवर्नर दस्तयाब नहीं, पेशावर हाई कोर्ट में भी कल तक मामला चला गया, तो व्हाट्स नेक्स्ट? आज हमारी जो कानूनी टीम है जिसमें सलमान अकरम राजा साहब भी है, बैरिस्टर अली जफर साहब भी थे, काजी अनवर साहब भी थे, एजी साहब, हमारे बाकी जो हमारी कानूनी टीम है, उन्होंने रिट पिटीशन किया पेशावर हाई कोर्ट के अंदर और वहाँ पे जो है चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने उनको सुना और उसमें उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब भी मेरे ख्याल में के ऑफिस से भी लोग आए थे, उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन जान ही नहीं है उनके केस में। तो उसमें कल की तारीख दी गई है और उसमें बताया गया है, रिमार्क्स दिए गए हैं कि आप जो है गवर्नर साहब से उनके अवेलेबिलिटी के बारे में पूछे कि वो लेना चाहते हैं ओथ के नहीं लेना चाहते और उनकी अवेलेबिलिटी कब है, ताकि हम अकॉर्डिंगली फिर जो है केस का फैसला करें। तो इसके अंदर देखिए कोई भाम ही नहीं है, कोर्ट को भी पता है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स को भी पता है कि इसके अंदर होना है। तो जो आर्टिकल 255 है आई थिंक, उसके मुताबिक अगर गवर्नर नहीं लेना चाहता तो हाई कोर्ट किसी को भी, स्पीकर साहब को कह सकते हैं, चीफ जस्टिस खुद उसका हल्फ ले सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो पहला मार्का था वो हम जीत चुके हैं और जो हल्फ का मार्का है वो भी इंशाअल्लाह ताला कल सर कर लेंगे। मीना खान साहब, क्या ये खबर या इत्तला दुरुस्त है कि सुहेल खान अफरीदी के वज़ीर आला बनने के बाद नवंबर में पीटीआई बड़े पैमाने पर मुल्क की एहतजाज या इस्लामाबाद की जानिब रुजू करना चाह रही है? देखिए इसमें एक चीज बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, सबसे मकबूल जमात है और इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के अंदर एक तरबियत की है हम सबकी, एक हैरारकी है, एक डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर। अच्छा, मरकजी क़यादत है, पॉलिटिकल कमेटी है, फिर सूबाई क़यादत है, पार्टी की तंजीम की बात मैं कर रहा हूँ। तो सुहेल अफरीदी बहैसियत वज़ीर आला और बहैसियत कारकुन वो हर उस कॉल को सपोर्ट करेंगे,
हर उस बात को सपोर्ट करेंगे जो कि हमारी क़यादत की तरफ से हो। तो इमरान खान की तरफ से अगर कोई कॉल आती है मरकजी जो हमारी क़यादत है वहां से, या सूबाई सदर जुनैद अकबर जो तंजीमें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत वज़ीर आला साहब सुहेल अफरीदी जो हैं उसको सपोर्ट भी करेंगे और उसमें जो है इंशाअल्लाह ताला हर अव्वल दस्ते का किरदार भी अदा करेंगे। ये बताइए क्या काबीना में कोई नए नाम आएंगे, जैसे एक नया नाम आए? देखें जामी साहब, अभी तो जो चेयरमैन इमरान खान की तरफ से है कि मुज़म्मिल इस्लाम साहब को जो है वो कंटिन्यू कराना है। अच्छा, तो वो तो बीइंग एडवाइजर फॉर फाइनेंस कंटिन्यू करेंगे। रेस्ट कैबिनेट के ऊपर जो है वो मशावरत होगी, चेयरमैन साहब से, इमरान खान साहब से इजाजत ली जाएगी और फिर अकॉर्डिंगली जो है शायद कुछ मौके में जो है पुराने वजीरों के साथ रहें, कुछ चेंज हो, लेकिन हतमी जो फैसला है वो चेयरमैन इमरान खान साहब ने करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मीना खान अफरीदी साहब। खां में नए वज़ीर आला के इंतखाब के ऊपर बात कर रहे थे। अब ये जो बयानिया है जिसकी वजह से अली अमीन गंडापुर साहब के वो बोझ नहीं उठा सके और नए वज़ीर आला की ज़रूरत पड़ी, देखना होगा कि इस बयानियों को, इस बोझ को उठा के कैसे कामयाबी से अहदाफ तक पहुँचते हैं मीना खान अफरीदी। इस बीच अलबत्ता वफाक के साथ, मरकज़ के साथ जो तनाव है उसमें इजाफे का खदशा बहरहाल पाया जाता है। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मुलाकात आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह।